नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में जीएस से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी विषय का चयन किया गया है। इसमें आप पॉलिटी विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर प्रारंभ में इस बात की चर्चा आवश्यक है कि सीरीज को प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जब आप किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के साथ साथ उस विषय से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो इस बात की समझ विकसित होती है कि उस सब्जेक्ट में कहां पर आपका पोजीशन ठीक नहीं है और कहां पर आपकी पोजीशन मजबूत है। तो जिस पार्ट में आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, समय रहते आप अपनी पोजीशन को उस पार्ट में मजबूत करते हैं। दूसरी बात कि आपकी यह भी समझ विकसित होती है कि कैसे अपनी समझ को प्रश्नों के साथ कोरिलेट करके सही आंसर किया जा सके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का यह प्रयास होता है कि प्रश्नों को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए ताकि प्रश्नों के माध्यम से ही उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाई जा सके। इन्हीं मूल उद्देश्य के साथ इस श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। और पॉलिटी विषय के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। देखिए, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है यह तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तब आपका जवाब होगा 1774 में। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो याद रखिएगा, सर एलिजा एम्पे। अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ और प्रावधानों की बात कर लें तो याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। दूसरी बात, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्टैब्लिश की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे। इस प्रकार कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इन सभी बातों को आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प ए, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्लियर है। यदि हम 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत अन्य व्यवस्थाओं की बात कर लें तो इसके अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति भी मिली थी। साथ ही साथ कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। साथ ही साथ कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोला गया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा गया कि भारत में जो शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान था वो किसके तहत था। तो याद रखिएगा, वो भी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। क्लियर है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। देखिए, यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। देखिए, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी इसका विस्तार और इसको स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई ब्रिटिश काल में वो किस अधिनियम के तहत। तो आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्लियर है। तो इस बात को आप इस अंतर को जरूर स्पष्ट रखेंगे। यदि हम 1919 के अधिनियम की बात कर लें कि 1919 के अधिनियम के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं थी, तो संक्षिप्त में याद रखिएगा कि केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका थी इसकी स्थापना भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जो प्रवर्तन है वो भी 1919 के इस अधिनियम के तहत हुआ, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो आरक्षित विषय था इसका प्रशासन जो था वो गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, और जो हस्तांतरित विषय था
इसका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा किया जाता था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के तहत कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ और इसी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से 1922 में आईसीएस की जो परीक्षा है वो भारत में होने लगी थी। क्लियर है? इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है कि भारत में जो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है इसका प्रावधान किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर है? तो इतनी बातों को आप भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का अधिकार मिला या कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो सका था। यहां पर एक बात याद रखिएगा 1833 के इस चार्टर एक्ट के तहत किसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय या क्राउन को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण व्यवस्था इस आधार पर कंपनी के जो अधीन पद हैं या जो सेवा है उसके लिए आप अयोग्य नहीं ठहरा सकते। क्लियर है? दूसरी बात, अगर हम बात कर लें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अन्य बातों की, तो इसमें कहा गया कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो अब पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पढ़ा था कि चीन और चाय के व्यापार को छूट दी गई थी, उस छूट को 1833 में समाप्त कर दिया गया। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना था। दूसरी बात कि जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, इनको, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इनको भारत का गवर्नर जनरल भी इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। दूसरी बात, भारतीय कानून का जो वर्गीकरण है वो भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। क्लियर है? और अभी आपने पढ़ा कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना भी इसी 1833 एक्ट के तहत संभव हुआ। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5। यदि आप इन तथ्यों से अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है। जिस भी तथ्य को आप नया पाएं या देखें कि आप इसमें आपकी समझ नहीं थी, तुरंत आप अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि रिवीजन के समय आपको वो लाभ दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 1945। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। क्लियर है? यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, यहां पर प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यहां पर बजट पर बहस करने की शक्ति तो मिली थी लेकिन मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि हम 1892 के भारत शासन अधिनियम की बात कर लें तो इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी हुई और अभी आपने जाना कि बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, तो याद रखिएगा आप 1909 के भारत शासन अधिनियम को याद रखेंगे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये जो भारत शासन अधिनियम 1909 था, इसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इसलिए प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम 1909 के भारत शासन अधिनियम की बात कर लें तो इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसी को आप कहते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस 1909 के भारत शासन अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति भी की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने,
उस पर प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी इस 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसी के तहत जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनकी संख्या में भी वृद्धि की गई थी। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई किसके द्वारा? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, पहली बार पूछा जा रहा है। क्लियर? तो याद रखेंगे पहली बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो भारत की विधान पालिका थी उसे पहली बार द्विसदनी बनाया गया था। क्लियर? यहां पर ऊपरी सदन जो थी उसे राज्य परिषद और जो निचला सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। क्लियर? किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका, ये 1919 के तहत, अभी आपने पढ़ा भी था, ऊपरी सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? देखिए अभी इसकी चर्चा हमने की थी जब हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक्सप्लेन किया था, तो आपसे बताया था कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किसके तहत हुआ? तो याद रखेंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। यानी प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्लियर? तो देखिए जब संघीय न्यायालय को पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्लियर? तो यहां पर 1935 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और जो अगर ये पूछा जाए कि भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई वो कब हुई, तब आपका जवाब होगा 1 अक्टूबर 1937 को। किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगर यह पूछा जाए कि भारत में जो संघीय न्यायालय था इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब आपका जवाब होगा सर मॉरिस ग्वेयर। क्या नाम था? सर मॉरिस ग्वेयर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अब आपको अंतर स्पष्ट याद रखना होगा कि जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई और भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेयर। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो अभी आपने पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था स्टैब्लिश की गई थी। यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त भी किया गया था। क्लियर? यानी केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत और प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त भी इसी 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। आपको पता है कि जो प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ है वो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था और इसे समाप्त किसके तहत किया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। क्लियर? तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैत शासन के तहत जो संघीय विषय थे इनको भी दो भागों में बांटा गया था। एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहां पर 1935 अधिनियम के तहत याद रखेंगे। यदि हम 1935 के अधिनियम के तहत कुछ और महत्वपूर्ण बातों को यहीं पर कोरिलेट कर दें तो याद रखेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में स्वायत्ता आपने पढ़ी। दूसरी बात कि केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था भी 1935 के तहत, यह भी अभी आपने पढ़ा। इसके पूर्व में भी आपने पढ़ा था कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना है यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की भी व्यवस्था इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत परिषद का जो अंत हुआ वो भी इसी अधिनियम के द्वारा और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो विस्तार है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अब ये किस प्रकार के विस्तार की बात हो रही है? तो याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया और उनके लिए स्थान आरक्षित किए गए। क्लियर? तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है 1935 के तहत, पूछा जाता है कि वर्मा को जो भारत से अलग किया गया इसकी व्यवस्था भी किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और याद रखिएगा बरार को मध्य प्रांत के
में शामिल किया गया। ये सभी बातें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई। इन बातों को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो यहां पर याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति महोदय को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई है। क्लियर है? आप सभी को अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो आप सभी परिचित हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। और यह प्रावधान कहां से लिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। यहां पर एक बात आपको जानना बहुत आवश्यक है। यहीं पर एक प्रश्न को थोड़ा सा बदलाव करके पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हुई थी, वो किसके तहत प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। यानी ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के तहत, और जो राष्ट्रपति को वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 123 है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसका चयन कीजिए। पहला दिया गया कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति दी गई। देखिए, यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त तो था, लेकिन सीमित वर्गों की महिलाओं को ही अधिकार प्राप्त था, न कि सभी महिलाओं को। क्लियर है? तो इस बात को याद रखेंगे, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अभी आपने जाना था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ और इसमें दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान हुआ और विधानमंडल में स्थान भी आरक्षित किए गए। यही बात स्टेटमेंट दूसरे में कही जा रही है, इसलिए प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे आपने पीछे होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रश्न को कवर किया था और यहां पर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी बना, तो आप उसको करने में सक्षम हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इस संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया। प्रश्न संख्या 14 का यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत अच्छा प्रश्न है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसे? 1935 के भारत सरकार अधिनियम। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किससे उल्लेखित योजना पर आधारित है? यानी प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो किससे प्रेरित है? तो याद रखिएगा, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के योजना पर आधारित है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, यह विभाजन आपको 7वीं अनुसूची में भी देखने को मिलेगा, जिसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। क्लियर? तो यह भी ध्यान रखेंगे। और यह किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है। देखिए, प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़िएगा। कई बार आप नहीं से जुड़े प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें ऐसा प्रावधान है जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत नहीं आता है? तो यहां पर आप देखिए, पहला लिखा है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। तो यह भी आपने पढ़ा था, यह बिल्कुल आप स्पष्ट जानते हैं। दूसरा कह रहा है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? गवर्नर जनरल के पास। अगला कह रहा है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था लाई गई। अगला कहा जा रहा है कि
प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल है। तो ये बिल्कुल आप फैमिलियर हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो अभी अभी चर्चा हुई है कि जो अवशेष शक्तियां थी या जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसलिए प्रश्न संख्या 18 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। क्लियर? तो यहां पर देखिए पहला लिखा है कि देश में लिखित संविधान। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि लिखित संविधान होगा। क्लियर? इसलिए आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है यही यहां पर सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थायी अवयव नहीं था। क्लियर? बी विकल्प में कह रहा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि इसकी व्यवस्था थी, एक संघ की योजना ये भी थी, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को जो संवाचित किया जाना था यानी नॉमिनेट किया जाना था इसकी भी व्यवस्था की गई थी। यानी यहां पर अन्य तीनों स्टेटमेंट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत थे, लेकिन जो लिखित संविधान का प्रावधान था यह सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्लियर? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्लियर? यानी जो भारतीय संविधान बना उसमें 1935 के कई प्रावधानों को शामिल किया गया, इसीलिए 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। देखिए अभी इसकी चर्चा हुई थी कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में, याद रखेंगे 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि भारत शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था को स्वीकार किया गया और पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः पार्टिसिपेट करने की व्यवस्था की गई। किसके तहत? 1861 के भारतीय परिषद एक्ट के तहत। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 1861 को भी आप याद रखेंगे। और 1861 के संदर्भ में एक बात मैंने अभी आपको बताई थी, आपको याद भी होगा कि 1861 के तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त हुई थी। यानी गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 के इस भारत परिषद एक्ट के तहत दी गई थी। और अभी आपने जाना कि एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को भी भारत शासन व्यवस्था में शामिल करने का जो प्रथम प्रयास था वो भी भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत किया गया। क्लियर? यदि हम अन्य प्रावधानों की बात कर लें तो इस 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी इसी 1861 के भारत परिषद एक्ट के तहत प्राप्त हुई थी। क्लियर? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। यानी देखिए यहां पर सीधा प्रश्न था, पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसका ड्यूरेशन बहुत कम समय के लिए था। क्लियर? यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है इसका जो ड्यूरेशन है वो अल्पकालिक था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है इसी के बाद शीघ्र 1786 का संशोधन एक्ट और 1793 में चार्टर एक्ट भी आ गया था। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ये अल्पकालिक सिद्ध हुआ था। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या प्रावधान किए गए थे तो इसमें याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। दोहरे प्रशासन का मतलब इसमें
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसको आप नियंत्रण परिषद के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत राजनीतिक मामलों को देखने की व्यवस्था की गई थी। ये दोनों व्यवस्थाएं 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्लियर। अब देखिए, पहला कथन पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा के प्रावधान की व्यवस्था की गई जो भारत में होनी थी। देखिए, जब मैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को कोरिलेट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था यहां पर कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही 1922 से भारत में आईसीएस की परीक्षा होना प्रारंभ हुई थी। इसलिए आपका यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। यदि हम यहां पर दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। यह भी फैक्ट यहां पर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, 1930 के दशक के अंत तक जो यूरोप वासियों की उपलब्धता थी वो भारतीय सिविल सेवा में कम हुई। क्लियर है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 1941 में स्पष्ट रूप से भारतीयों का जो प्रतिशत था वो यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 24 में सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये आरओ 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखिए, इसके तहत आपको यह भी पता चलेगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। क्लियर है। तो इसकी भी चर्चा भी हुई थी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें जो चुनाव में जो मताधिकार का प्रावधान था वो कुछ सीमित लोगों को ही अधिकार दिया गया था, और इस अधिकार को देने का जो प्रावधान था ये उनकी संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर या शिक्षा के आधार पर उनको मताधिकार का प्रावधान दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसलिए प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया। तो यहां पर देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन को उनके कार्यों को हस्तांतरित किस अधिनियम के तहत किया गया। तो याद रखेंगे, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो की व्यवस्था थी वो अब ब्रिटिश क्राउन के तहत ला दी गई। ये किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। क्लियर है। अगला देखिए, इसी के तहत कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय बना था। क्लियर है। अगला देखिए, यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल सही है कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, और स्थापना कब हुई थी? 1774 में। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये स्टेटमेंट गलत है। जब मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक्सप्लेन किया था तो वहां पर मैंने कोरिलेट करके आपको बताया था कि जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे था। क्लियर। इस आधार पर यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर सही होगा। तो यहां पर आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। आरओ 2016 के री एग्जाम प्रीलिम्स में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। यानी सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को स्टैब्लिश करने में जिसने कार्य किया था। पहला दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट। याद करिए, जब मैंने 1813 के चार्टर अधिनियम को एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने कोरिलेट किया था कि जो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान है वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। यानी यहां पर ये पहला इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का भी योगदान था। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये जो 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन हुआ इसमें भी भारत में शिक्षा के विकास के विषय में कंपनी सरकार का मार्गदर्शन करना था ये, और इस कमेटी में प्राच्य और आंग्ल शिक्षा दोनों के ही समर्थक थे। क्लियर है। हालांकि इनके मध्य शिक्षा के स्वरूप पर विवाद भी था। क्लियर है।
तो याद रखिएगा इन सभी बातों का, यानी यहां पर प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी इसमें योगदान करता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 28 में जो तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट भारत में अंग्रेजी शिक्षा के न्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करिए और जो कथन सही है उनका चयन करिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। याद करिए, जब मैंने आपको 1813 का चार्टर एक्ट एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद था। वो अपवाद था चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर यह एकाधिकार समाप्त किया गया था। क्लियर है? और अगर आपको यह पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब पूर्णतः समाप्त किया गया, तब आपका जवाब होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा करा कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ किया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला करा कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि 1858 के तहत जो भारत का राजस्व था वो ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आया था। क्लियर है? यानी यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न संख्या 29 का ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला लिखा गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। याद करिए, जब मैंने आपको पीट्स अधिनियम 1784 को बताया था, यानी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, तो उसमें मैंने बताया था कि इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। इसमें पहली व्यवस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, जो कि व्यापारिक मामले को देखते थे, और दूसरी व्यवस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की, जिसको मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को हिंदी में नियंत्रण परिषद कहा जाता है, जो कि राजनीतिक मामलों को देखते थे। इसकी व्यवस्था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। इसका मतलब आप ए को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगला दिया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात है, यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। क्लियर? यानी जो कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। यानी यहां पर बी को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। सी विकल्प में लिखा है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो याद करिए, जब मैं आपको चार्टर एक्ट 1813 एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। यानी आप सी विकल्प को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और डी विकल्प में लिखा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1833 के गवर्नर जनरल परिषद में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति थी इसका भी प्रावधान किया गया था। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यानी डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका सही कूट बनेगा वो क्या बन रहा है? 2 1 3 4 का। क्लियर है? 2 1 3 4 का कूट बन रहा है। 2 1 3 4। इस प्रकार यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत क्या विशेषताएं थी? जो यहां पर सही हो उसका चयन करिए। पहला लिखा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के तहत की गई। तो यह बात बिल्कुल सही है। यानी जो प्रांतों में द्वैत शासन है वो 1919 के तहत लाया गया और इसे समाप्त कब किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्लियर है? और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था 1935 के तहत की गई थी। यह आप पढ़ चुके हैं। अगला कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ये 1919 के तहत नहीं हुआ था। ये किसके तहत हुआ था? 1909 के तहत। यानी भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसलिए यहां पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें केंद्र और प्रांतों की विधायिनी शक्ति के हस्तांतरण की, तो इसकी भी व्यवस्था 1919 के तहत हुई थी। यह भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहां पर आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मंडल की व्यवस्था थी 1909 के तहत, इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 2018 में प्रीलिम्स में। याद रखिएगा यहां पर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो निर्वाचन हुआ था केंद्रीय विधानसभा में, ये 1926 और 1945 ये दोनों। क्लियर है? और ये जो 1937 है ये 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है? तो यहां पर आपका ए और सी सही होगा। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 32 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी 1926
और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। सी विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वेवेल योजना क्या है। देखिए, ये जो वेवेल योजना है, उस समय भारत में जो ब्रिटिश वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। क्लियर है? ये जो लॉर्ड वेवेल है, इसके द्वारा शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था और इसी सम्मेलन में वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था और इस कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद भी हो गया था और यही कारण था कि यह वेवेल योजना असफल हो गई थी। क्लियर है? याद रखिएगा कि ये जो वेवेल है, ये वेवेल द्वारा जो सम्मेलन की जो विफलता की घोषणा थी वो 14 जुलाई 1945 को की गई थी और ये जो सम्मेलन बुलाया गया था शिमला में, ये 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच बुलाया गया था। क्लियर है? इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका असफलता का प्रमुख कारण पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, यह वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था। और यह असफलता का जो मुख्य कारण इन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में असहमति थी, वो किस कारण असहमति थी? तो जो वायसराय की काउंसिलिंग में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति थी, इस कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर यह असहमति बनी थी। क्लियर है? अगला देखिए, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, यानी जो अगले प्रश्न होंगे वो संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के चैप्टर से होंगे। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा एम.एन. रॉय, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा जो थी इसका गठन किस प्रावधान के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प सही हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर हम कैबिनेट मिशन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लें तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसी के प्रावधानों के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी पूछा जा रहा है कि ये जो 4 विकल्प है इनमें से कौन सा विकल्प होगा जिसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार दिया गया था? तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके डीप में देखें तो याद रखिएगा कि मई 1934 का समय था जब रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव किया जिसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इस प्रकार यहां पर भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो मांग सर्वप्रथम की गई वो किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यहां पर देखिए आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। जरा प्रश्न को समझिएगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्लियर है? तो याद रखिएगा जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम आया था क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। क्लियर है? और अगर पूछा जाता कि जो भारतीय संविधान में के गठन के लिए भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान था ये किसके अंतर्गत किया गया, तब आपका जवाब होता कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। यहां पर प्रस्ताव की बात हो रही है तो सर्वप्रथम प्रस्ताव जो था वो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए आपका प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो याद रखिएगा यहां पर जो लगभग अनुपात था वो था 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्लियर? यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैबिनेट मिशन था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। ये जो मिशन आया था इसमें 3 सदस्य थे। एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, दूसरे सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ये जो विलियम वुड है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये आपने देख लिया कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि ये जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, जो पैथिक लॉरेंस थे, यानी जो भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे, ये इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2020 में कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। आप प्रथम मनोनीत सभापति के नाम से तो फैमिलियर रहते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन यहां पर आपसे उपसभापति के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी। यानी प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प सही हो जाएगा। जो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, या आप कह सकते हैं कि जो प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और अध्यक्ष के बारे में भी हमने चर्चा की कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे ये इसके अस्थायी सभापति या अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर? और ये जो पहली बैठक थी जिसमें इनको चुना गया था, ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये भी बात आप याद रखेंगे। तो क्लियर कट याद रखिएगा, जो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो थे फ्रैंक एंथोनी। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 में पूछ लिया गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, अभी हमने चर्चा की कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी उपाध्यक्ष के तौर पर फ्रैंक एंथोनी को चुना गया था। प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों सीरीज याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, यहां पर एक फैक्ट और मैं कोरिलेट करता हूं। यदि आपसे स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद साहब इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी उपाध्यक्ष कौन था, तब आपका जवाब होगा एच.सी. मुखर्जी। क्लियर? याद रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और स्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और किस डेट में इनकी नियुक्ति हुई थी या किस डेट में इनको चुना गया था? तो वो तिथि थी 11 दिसंबर 1946। जो दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष को चुना गया था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। देखिए, यहां पर संविधान सभा के अगर गठन के बारे में थोड़ा सा देखें तो जो संविधान सभा का गठन था, इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यानी ये जो संविधान सभा का जो गठन है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ और ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये जो वयस्क मताधिकार पर का जो अधिकार था वो निचले स्तर पर था। क्लियर है? क्योंकि अभी आपने जाना कि जो संविधान सभा का गठन है वो राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। इस आधार पर यहां जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों ही गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वह बहुदलीय निकाय था, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो संविधान सभा था इसमें अनेक दलों को शामिल किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी कथन यहां पर सही है। यानी संविधान सभा के कार्यों का जो संचालन है वो अनेक समितियों के माध्यम से हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी प्रश्न संख्या 9 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखिए अभी इसकी चर्चा हुई थी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 10 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए जो 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा और चलना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। और इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का सिलसिला यहां से प्रारंभ हुआ
और यही कारण था कि 26 जनवरी का दिन चुना गया जिस दिन संविधान को लागू किया गया। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प से हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्लियर है? अब आप इसके बैकग्राउंड से भी परिचित हो गए, ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प से हो जाएगा। अब ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान द्वारा इसे अंगीकृत किया गया अर्थात पारित किया गया और इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया। यदि टोटल अनुच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा 15 अनुच्छेद को इसी 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया था। यानी हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया? तब आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? इसी के तहत फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389 यानी 389। क्लियर है? ये टोटल संख्या थी। इस 389 सदस्य में 296 सीटें जो थी यानी 296 सीट जो थी ये ब्रिटिश भारत को, और जो 93 सीटें थी यानी 93 सीट जो थी ये देशी रियासतों के लिए आवंटित की गई थी। क्लियर? और देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, इसलिए यहां पर आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा कि जो भारत की अंतःकालीन संसद थी इसमें सदस्यों की संख्या 296 थी। क्लियर? और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी तो याद रखेंगे 389। क्लियर? अगला देखिए, अब देखिए यहां पर एक चर्चा हो रही तो एक मैं जिक्र कर दे रहा हूं। यहां पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्लियर है? कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। और एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे ये 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या पर आधारित थे। पहले थे मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था साधारण। इस फैक्ट को भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ये अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम अन्य लोगों की बात कर लें तो जैसे यहां पर सी राजगोपालचारी जी का नाम दिया गया। याद रखिएगा ये जो सी राजगोपालचारी थे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा सी राजगोपालचारी शिक्षा से संबंधित थे। क्लियर है? तो याद रखेंगे सी राजगोपालचारी शिक्षा से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था इस मंत्रिमंडल में? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। क्लियर? जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। क्लियर? तो जरा इसको और थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो याद रखिएगा इनके पास कार्यकारी परिषद के ये उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के पास ही विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल था। बलदेव सिंह, ये भी नाम कई बार पूछा जाता है, इनके पास रक्षा विभाग था। सरदार पटेल साहब के पास गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। ठीक है? आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय था। और स्वास्थ्य मंत्रालय गजानतर अली खां के पास था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और चुंद्रीगर साहब थे, आई चुंद्रीगर इनका नाम था, इनके पास वाणिज्य था। क्लियर? इस फैक्ट को भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि जिन डिपार्टमेंट की मैंने चर्चा की है यहां से प्रश्न पूछे गए। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का जो प्रारूप है इसको तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब यहां पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिया गया था? तो अभी जिक्र हुआ था, यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यानी जो भारत की संविधान सभा का प्रारूप करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनको चुना गया था। अब इस पर डिटेल चर्चा हुई थी। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस पर भी चर्चा हुई थी कि स्थायी अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ये स्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी साहब। क्लियर? तो याद रखेंगे यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। और अस्थायी उपाध्यक्ष किसको आपने पढ़ा था? याद रखिएगा फ्रैंक एंथोनी। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? टोटल फैक्ट यहां पर एक जगह कोरिलेट हो गया। प्रश्न संख्या 17 देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सेम प्रश्न है लेकिन उसको थोड़ा सा
अलग तरीके से पूछा गया है। उद्घाटन अधिवेशन की बात, यानी जो पहला अधिवेशन हुआ, यानी 9 दिसंबर 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसलिए प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? फ्रैंक एंथोनी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यानी प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि जो प्रस्ताव था इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अब जरा इस प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। अगर आप इसको होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दिया जाएगा। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था, जो इस प्रश्न में पूछा गया। क्लियर? तो इन दोनों बातों को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यानी प्रश्न संख्या 19 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है प्रश्न संख्या 20 में कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए सेम प्रश्न पूछ दिया। तो याद रखिएगा जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यानी प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था जवाहरलाल नेहरू ने? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ या स्वीकृत कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा थी इसके द्वारा संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन किए गए? क्लियर है? देखिए जब हम अधिवेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा यहां पर दो बातें आपको प्रमुख रूप से याद रखनी होगी कि जो संविधान के निर्माण में संविधान सभा का जो कुल अधिवेशन था वो 11 अधिवेशन हुए थे, जो कि अवधि अगर बात करेंगे तो 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को एक बार फिर इसको बुलाया गया, जिसमें सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। यानी इस 11 और प्लस ये 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन को अगर मिला लें तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 के दिन ही राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि क्या है? तो याद रखिए अभी चर्चा हुई थी कि 11 उधर और अंतिम जो बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। यानी जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को ही सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 23 कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो याद रखिए आप सभी जानते भी हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न संख्या 23 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नीचे आप देख रहे हैं कि कितनी जगहों पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बी.एन. राव। क्या नाम था? बी.एन. राव। और बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बी.एन. राव कहते हैं। ये संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? देखिए मैंने इसको अभी एक्सप्लेन किया था जब बात हो रही थी संविधान दिवस के बारे में। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी यहां पर आपका प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प से हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। और अगर यह प्रश्न पूछता कि संविधान कब पूर्णतः लागू किया गया, तब आपका जवाब होता 26 जनवरी 1950। क्लियर है? यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, ठीक वही प्रश्न पूछ दिया जिसको मैं कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा था कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 27, पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। क्लियर है? 1891 की एक ही विकल्प में इसका उल्लेख है, यानी यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, वहां पर अंबेडकर साहब का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी
और कांग्रेस भारत था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा ऑस्टिन। देखिए ये जो ऑस्टिन साहब थे ये एक इतिहासकार थे, इनका पूरा नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन। क्लियर है, ए विकल्प सही हो जाएगा। ये जो इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन थे, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 थी। यहां पर यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब होगा 33। और अगर अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्यों की संख्या पूछे तो 26 थी। क्लियर है, तो इन तीनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा, जो संविधान के निर्माण की बात करें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग भी था, साम्यवादी दल भी थे। यहां पर हिंदू महासभा शामिल नहीं थी, इसलिए प्रश्न संख्या 30 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल दल नहीं था। क्लियर है, याद रखेंगे। अगर बात कर लें कम्युनिस्ट पार्टी से तो इससे 1 सदस्य थे, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य थे और कांग्रेस से 208 सदस्य थे संविधान सभा में। क्लियर है, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है। तो याद करिए, मैं आपको अनुच्छेद 1 रिकॉल कराना चाहूंगा। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर है, यानी नाम क्या लिखा गया है संवैधानिक तौर पे। देखिए संवैधानिक नाम की बात कर रही है, यानी यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा नाम जो संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहां पर पहला ही अनुच्छेद जो है, जो कि भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी यहां पर क्या नाम है? उल्लेख भारत अर्थात इंडिया, यानी बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अनुच्छेद भी पूछे तो आप बताने की स्थिति में रहेंगे, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? B.R. अंबेडकर। क्लियर है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 32 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कैबिनेट मिशन के तहत, जो प्रस्ताव के तहत जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, इसमें विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है आपको। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। तो याद रखिएगा, अगर हम जनगण मन की बात करें तो इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। यानी प्रश्न संख्या 33 का सी विकल्प सही जाएगा और पूरी डेट याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। क्लियर है, सी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। देखिए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब क्या है कि जब पूर्ण तरीके से संविधान लागू हो गया, उस समय की बात की जा रही है, यानी 26 जनवरी 1950 को। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। सी विकल्प यहां सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 35 कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया वो 1921 में किया गया। क्लियर है, ये इससे रिलेटेड एक प्रश्न आप कर भी चुके हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 35 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कब हुआ था गठन? 1921 में। क्लियर है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके पहले अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। ये भी नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के हिस्सा कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 36 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक संविधान ये जो है ये एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट किसका, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, यानी यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया जा रहा था, यानी जब इसको अंगीकृत किया जा रहा था, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान है और इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं। बस भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो देश को या राष्ट्र को सर्वोपरि माने। यानी ए विकल्प से हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 38। पूछा जा रहा है कि कब
भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद भारत कॉमनवेल्थ की सदस्यता इसने जारी रखी। देखिए, कॉमनवेल्थ सदस्य उनको कहा जाता है जो कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत शामिल थे। और अगर बात कर लें कि राष्ट्रमंडल में वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 56 देश इसमें शामिल हैं। इस प्रश्न का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो अभी इसकी चर्चा भी हुई थी। तो याद रखिएगा जो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, जिसके तहत जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो हुआ 2 सितंबर 1946 को। इसमें उपसभापति के तौर पर जवाहरलाल नेहरू थे, यानी उपाध्यक्ष कहा जाए या उपसभापति कहा जाए, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा जो वायसराय थे इनको कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था और उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और अन्य लोगों के विभाग की चर्चा पूर्व के प्रश्नों में की जा चुकी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि कथन है और कारण है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। यहां पर पूछा जा रहा है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। यह बात बिल्कुल सही है, अभी आपने वेवेल योजना को विस्तार में देखा भी था। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कारण में बताया जा रहा है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ऐसा अच्छा विचार इनके मन में नहीं था, इसलिए यहां पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। देखिए, ये जो वेवेल योजना है, अगर इसके उद्देश्य की बात कर लें, जो यहां पर कारण गलत हुआ है, तो देखिए इसका उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करना। इसका यह उद्देश्य नहीं था कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को दृढ़ बनाया जाए। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर कारण गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। सी विकल्प आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहा जा रहा है कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है इसके विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। देखिए यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि नवंबर से दिसंबर माह के बीच में 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और यह एक अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। याद रखिएगा इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना पर अंतिम रूप दिया गया। क्लियर है? इसमें जो ब्रिटिश भारत के सूबे थे और जो भारतीय रियासत थे, एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के भी गठन का प्रावधान किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, पूर्व में चर्चा भी की गई है। क्लियर? तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए, दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ के रूप में आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। अभी इसकी चर्चा हुई है और पूर्व में भी इसकी चर्चा की जा चुकी है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ का जो प्रावधान था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। यानी यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही केवल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि नीचे कथन और कारण दिए गए, इनकी सत्यता की जांच करिए। पहला कथन लिखा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह बिल्कुल सही है, यानी कथन बिल्कुल सही है। और कारण में कहा जा रहा है कि इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। क्लियर? लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर व्याख्या नहीं की जा रही, यानी दोनों जो स्टेटमेंट है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये गृहीत संविधान, गृहीत का मतलब कि विभिन्न जगहों से इसको लिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ प्रावधान कनाडा से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ अमेरिका से, कुछ 1935 के अधिनियम से, यानी इस तरह से गृहीत संविधान इसे कहा जाता है। यानी यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 42 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा मौलाना आजाद। इनका पूरा नाम था अबुल कलाम आजाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह प्रस्ताव दिया था कि जो वयस्क मताधिकार है इसको 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 43 का सी विकल्प से हो जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया था
कि ये जो वयस्क मताधिकार था इसका समर्थन किसने किया था। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने जोरदार तरीके से इसका समर्थन किया था और 15 वर्षों को स्थगित करने की बात जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। सी विकल्प यहां पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। प्रश्न संख्या 44 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न भी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 45, स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। लिखा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था आइवर जेनिंग्स का था। किसका था? आइवर जेनिंग्स का। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस के मेंस 2004 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा आइवर जेनिंग्स ने कहा कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी भावनाओं को कम करके आंका है। किसका स्टेटमेंट है? आइवर जेनिंग्स का। डी विकल्प यहां सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि यहां पर कथन और कारण की सत्यता की जांच करिए। कथन ए में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपने अभी पूर्व में पढ़ा था कि ये जो 26 जनवरी ये तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इंडिविजुअल सही है, लेकिन यह कहना कि यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो लागू करने की बात आपने ध्यान से समझी थी कि 26 जनवरी का जो तिथि है 1930 से इसको लागू किया गया। यानी जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 था उसमें यह निर्णय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था। यानी यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहां पर व्याख्या सही नहीं है। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 46 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण को एक्सप्लेन करिए। कथन में लिखा गया कि भारत एक सार्वभौम देश है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो भारत है यह कैसा देश है? सार्वभौम देश है। अगला कह रहा है कि इसकी संसद दिल्ली में है। क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है कि भारत एक सार्वभौम देश है और इसकी संसद दिल्ली में है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहां पर यह कहा जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। आइए देखते हैं ये किस विकल्प में लिखा है प्रश्न संख्या 47 के। यहां पर देखिए बी विकल्प में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहां पर व्याख्या सही नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 47 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में सही है। यानी संविधान सभा के बारे में आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि संविधान का जो मसौदा है इसको तैयार करने के लिए संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। तो यह बात सही है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था इसमें इसका प्रमुख और एकमात्र कार्य था संविधान के मसौदे को तैयार करना, यानी पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। याद रखिएगा ज्यादातर स्टेटमेंट के प्रश्नों में आपको यह बताया जाता है कि जब स्टेटमेंट में एकमात्र, केवल ही, ठीक है, या संभव नहीं, इस तरह के शब्द आ जाएं तो वो स्टेटमेंट अधिकतर गलत हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है। मैंने शब्द प्रयोग किया, अधिकतर वो स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि जो संविधान सभा है इसके जो गठन करने का जो मूल कारण था, इसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो क्या था? संविधान के लिए मसौदा तैयार करना। बी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो ये भी बात सही है, यानी यहां पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है प्रश्न संख्या 48 का, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 48 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित। क्लियर है। तो आइए संविधान सभा की जो प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्न है इसको करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, और आसान भी आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है। तो याद रखिएगा अगर संघ संविधान समिति की बात करेगा तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि संघीय शक्तियां संबंधी निर्णय तब भी आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति पूछा जाए तब भी आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए जब प्रांतीय संविधान समिति की बात होगी तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सरदार पटेल जो थे ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और जो अपवर्जित क्षेत्र थे उनकी जो सलाहकार समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
क्लियर है? तो इनके नाम को आप इसके साथ भी याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यानी प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर साहब। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से कई प्रश्न और बनते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा, अगर बी आर अंबेडकर जी को शामिल कर लिया जाए तो प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। क्लियर है? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया गया। पूछा गया कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य का मतलब कि यहां पर अंबेडकर साहब को छोड़कर पूछा जा रहा है कि कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में। तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, यानी 6 सदस्य थे। और अंबेडकर साहब को लेकर टोटल कितने थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य। ये बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखेंगे। कई बार इनके नामों को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां पर मैं उल्लेख कर दूं कि कौन कौन लोग शामिल थे। तो याद रखिएगा, इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी एल मित्र थे और डीपी खेतान थे। क्लियर? ये 7 लोग थे टोटल अंबेडकर जी को लेकर प्रारूप समिति में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह भी प्रश्न विशेष रूप से पूछा जाता है कि बीएल मित्र के स्थान पर कौन इसमें शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा, बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को शामिल किया गया था। किसको? एन माधव राव को बीएल मित्र के स्थान पर। एक और प्रश्न यहां से बनता है कि डीपी खेतान की जगह पर उनकी मृत्यु के बाद किसको शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा, डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया था। अगर इतनी बात आप प्रारूप समिति के बारे में याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको यह भरोसा दिला रहा हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर है? और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ईमानदारी से तो इतने फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है और यह कई बार पूछा गया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1947 को। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा बी आर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, मैंने कोरिलेट किया था जब पूछा गया था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो मैंने बताया था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति है उसके भी अध्यक्ष थे। यानी प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रश्न को यदि अच्छे से तैयार करना है आपको तो 2 फैक्ट और इसके साथ कोरिलेट कर लीजिए। क्या? कई बार उप समिति के संदर्भ में भी प्रश्न यहां से पूछा गया। आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। ये नाम आप याद रखेंगे। यानी जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की जो सलाहकार समिति थी, जो मेन समिति थी, उसके अध्यक्ष तो सरदार पटेल थे, लेकिन जो उप समिति थी उसमें मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे एचजी मुखर्जी। ये जरूर आप याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी इसमें जो समितियां महत्वपूर्ण थी उनकी संख्या 13 थी। यानी महत्वपूर्ण 13 समितियां थी। राजेंद्र प्रसाद के संबंध में अभी आपने देखा कि ये झंडा समिति थी। राजेंद्र प्रसाद कई अन्य समितियों के अध्यक्ष भी थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे अगर पूछा जाए कि प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंध में जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष, तो आपका जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए कि वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए, जो यहां पर पूछा गया झंडा समिति, इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो इतने संदर्भ में आप राजेंद्र प्रसाद साहब के नाम को जरूर याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए प्रमुख समितियां कितनी थी? तो अभी चर्चा हुई है कि प्रमुख समितियों की संख्या 13 थी, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितनी प्रमुख समितियां थी? 13, और इसमें से ज्यादातर समितियों की चर्चा की जा चुकी है। क्लियर? याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9
प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए, इस पे प्रीवियस प्रश्न में भी डिटेल चर्चा हुई थी कि जो संविधान का प्रारूप समिति थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सभी सदस्यों पर चर्चा भी हुई थी। इसमें जो पहला नाम लिखा हुआ है एन गोपाल स्वामी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तीसरा नाम लिखा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। पहला और तीसरा इसमें जो नाम दिए गए हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत से संबंधित। आइए इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया। तो याद रखिएगा, संविधान में जो उद्देशिका का विचार है ये यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यूएसए से उद्देशिका का विचार लिया गया। यदि आपसे यह प्रश्न पूछता कि उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई, तो याद रखिएगा उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? संविधान। यानी प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। संविधान में ही शासन की सभी जितने अंग हैं वो उनकी शक्तियां इसमें व्याप्त हैं, यानी प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू जो है ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से दो बातें अभी तक आपने पढ़ ली हैं, उद्देशिका के विचार और जुडिशियल रिव्यू, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है? अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अन्य प्रावधानों पर भी चर्चा यहीं पर कर लें तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस प्रश्न को आप कवर करेंगे। देखिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा अभी आपने न्यायिक पुनरावलोकन देखा। इसके अलावा लोक जनहित याचिका यह भी अमेरिका से ही लिया गया और वित्तीय आपात, इसका भी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। देखिए, यहां पर संघात्मक व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम कनाडा से बात कर लें कि कनाडा से क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई, तो याद रखिएगा यहां पर इस तथ्य को जरा समझिए, संघात्मक व्यवस्था यानी संघ के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं हैं वो कनाडा से। इसका मतलब कि सशक्त केंद्र की जो बात है वो कहां से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये व्यवस्था कहां से? कनाडा से। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, ये भी प्रावधान कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है ये भी कहां से लिया गया? कनाडा से। और जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है ये भी व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इस प्रकार आपने देखा कि कनाडा जो है ये संघात्मक व्यवस्था संबंधी प्रावधान को करती है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है अनुसूची 7 में वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प सही हो जाएगा। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में एक तथ्य मैंने अभी आपको बताया है कि जो उद्देशिका की भाषा है ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। विचार तो यूएसए से लिया गया लेकिन उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से किया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये आयरलैंड से ली गई है, यानी प्रश्न संख्या 6 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या क्या बातें प्रमुख रूप से ली गई हैं, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, इनकी व्यवस्था जो है ये आयरलैंड से ली गई। यानी राज्यसभा के गठन में प्रतिभा
अनुभव और सेवा को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और निर्वाचक मंडल ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इतनी बातें आप आयरलैंड के सिद्धांत से संबंध में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? तो याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है ये सोवियत संघ से यानी रूस के संविधान से लिया गया। यानी प्रश्न संख्या 7 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित है और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। हम लोग जब मौलिक कर्तव्य को डिटेल में देखेंगे तो इसके अन्य तथ्यों को वहां पर कोरिलेट किया जाएगा। यहां पर केवल इंट्रो देखिए। अगला है प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो याद करिए, जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए प्रावधानों का जिक्र कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। यानी प्रश्न संख्या 8 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। सीधे प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया। तो याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का जो मॉडल है ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम ब्रिटेन से लिए गए प्रावधानों की बात कर लें तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। क्लियर है? देखिए, ब्रिटेन से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से ही ली गई, विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से ही, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से ली गई, लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है ये भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। अगर अनुच्छेद की बात कर लें तो ये अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में वर्णित है। क्लियर? यानी अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। अगर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता की बात कर लें तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास होगी, इस बात की व्यवस्था भी ब्रिटेन से, और विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने आपको बताया कि ब्रिटेन से ही ली गई है। इतनी बातों को आप ब्रिटेन से कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? देखिए, इससे कोरिलेट करके एक प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर है। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से व्याप्त है? तो देखिए, यहां पर आपका डी विकल्प सही दिखेगा। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्लियर? उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में आपने पढ़ा था कि यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही। इसके साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की को जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो भी कहां से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जैसे यहां पर जो ए विकल्प में एकल नागरिकता दी गई है, तो एकल नागरिकता भी हमने आपको कहां से बताई? ब्रिटेन से। संविधान की जो 3 सूचियां हैं जिसमें संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात हो रही है, तो आप सभी को पता है कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, तो ये भी सही है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, देखिए, अब केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की बात अगर करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा से ली गई है। क्लियर है? ये जिक्र मैंने किया था कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी क्योंकि कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। क्लियर? यानी जहां पर संघ मजबूत होता हुआ दिखे यानी वो कनाडा से, यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि ये कनाडा से ली गई। अगला है आपातकालीन शक्ति, तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई, जर्मनी के वीवर सिद्धांत से। ये आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार का स्थगन जो है ये जर्मनी की व्यवस्था से लिया गया है। क्लियर? तो ये सारी बातों को आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका के द्वारा दिया गया। यानी प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक अमेरिका में सम्मेलन हुआ जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। क्या नाम था? फिलाडेल्फिया सम्मेलन। और इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में, कब हुआ था? 1787 में किया गया। और नवनिर्मित संविधान के अनुसार जो निर्वाचित सरकार है उसने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो 4 मार्च 1789 से। क्लियर है? और याद रखिएगा, इसी के द्वारा अमेरिका के द्वारा ही
प्रथम निर्मित और लिखित संविधान जो है निर्माण किया गया था। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। तो याद रखिएगा, अगर विस्तृत यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात की जाएगी तो आपका विकल्प होगा डी विकल्प, भारत का संविधान विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को कहां से लिया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में निर्माताओं ने जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत हैं, इनको फ्रांसीसी संविधान से लिया। कहां से? फ्रांसीसी संविधान से। प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब आप पूरा पढ़ चुके हैं अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार, ये भी कहां से लिया गया? अमेरिका से ही लिया गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये भी अमेरिका से। यानी यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी यहां पर जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है। देखिए राज्यों के संघ की बात हो रही है, तो यानी ये जो राज्यों का संघ है इसे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित माना जाता है। यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स 2017 में कि भारतीय संविधान में जो राज्यों का संघ है ये कहां से लिया गया, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम अर्थात कनाडा से इसे लिया गया। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में संविधान निर्माताओं ने ये कहां से प्रभावित होकर इसको सम्मिलित किया। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के सिद्धांत से। कहां से? आयरलैंड के सिद्धांत से, या यहां पर आयरिश गणतंत्र लिखा है, बोथ आर सेम। यहां पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नामित किए जाते हैं, ये व्यवस्था कहां से ली गई, तो ये आयरिश यानी आयरलैंड के सिद्धांत से। क्लियर है? और बाकी आप आयरलैंड से संबंधित नीति निर्देशक तत्व ये सभी आप पढ़ चुके हैं। अगला देखिए यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको सुमेलित करना है। अगर मूल अधिकार की बात करें तो ये कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी ए को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे। शासन की संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली की अभी हमने चर्चा की थी कि ये कहां से लिया गया था? यूके अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। यानी बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर हम आपात उपबंध की बात करें तो जर्मन के वाइवर सिद्धांत से, संविधान से। तो ये कहां से लिया गया? आपका सी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तो ये आयरलैंड से लिया गया। यानी डी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो 2 1 4 3 का बनेगा, 2 1 4 3 का। और इस प्रकार से यहां पर सी विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि यहां पर भी आपको सूची को सुमेलित करना है कि कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया। अगर हम बात करें विधि का शासन तो ये भी मैंने बताया था कि ब्रिटेन से, अर्थात यहां पर बी को, ए को आप दूसरे से कोरिलेट करेंगे, इंग्लैंड से लिया गया विधि का शासन। क्लियर है? यानी आप ए को दूसरे के साथ। अगला देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर 3 बातों को आपको समझना है। विधि का शासन कहे तो ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहा जाए तो ब्रिटेन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर कहा जाएगा तब आपका जवाब होगा जापान। यानी बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। क्लियर है? इन तीनों बातों को स्पष्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। इसको भी मैंने आपको कोरिलेट किया था। कहां से लिया गया? कनाडा से। क्योंकि कनाडा किसकी व्यवस्था करता है? संघात्मक व्यवस्था, यानी जहां पर केंद्र सशक्त हो, संघीय व्यवस्था की वकालत करता है। यानी यहां पर आपका सी का चौथे से कोरिलेट होगा। अगर बात करें विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की यानी समवर्ती सूची की बात हो रही है तो ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। यानी डी को आप पहले से कोरिलेट करेंगे तो आपका सही कूट बन रहा है 2 3 4 1 का। 2 3 4 1 के आधार पर यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से सम्मिलित किया गया है वो कौन सा है आपका? वो है यहां पर पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। अब देखिए पंचवर्षीय योजना कैसे यहां पर हो रही है। याद रखिएगा ये यूएसएसआर से आर्थिक योजना और मूल कर्तव्य को लिया गया। आर्थिक योजना ली गई, इस आधार पर आप पंचवर्षीय योजना को यहां पर सही टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 21 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। देखिए वनडे एग्जाम में ही कई प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए हैं और यहां से सीधे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बन जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष ने एक
बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली? तो अभी चर्चा हुई है कि संघीय पद्धति की बात होगी तो कनाडा का नाम आएगा, यानी प्रश्न संख्या 22 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये कनाडा से व्यवस्था ली गई है। क्लियर है? अगला देखिए, ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट की जाती है। निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए लाभदायक होगी, ऐसा आप भी महसूस कर रहे होंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।